नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं thelalantop.com। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तब्दीलियां क्या की। सबसे पहले तो राजनीतिक दबाव बना और उसके बाद 2 अप्रैल 2018 के दिन पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों की कॉल दी गई। यहाँ तक लग रहा था कि सब कुछ लोकतांत्रिक ढंग से भी हो रहा है और समझदारी से भी। समझदारी जो ये कहती है कि यदि आप किसी फैसले से, चाहे वो फैसला न्यायपालिका का हो, चाहे वो फैसला विधायिका का हो, उससे सहमत नहीं हैं तो लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से अपनी बात रखें और जिस बात से सहमत नहीं है उसका विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन 2 अप्रैल 2018 को दलितों का, जिनका इस देश में संघर्ष का शानदार इतिहास है, जो शिक्षित रह के संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत शक्तियां दी थी जो बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि उनके साथ सैकड़ों वर्षों में जाति के आधार पर भेदभाव हुआ था। उन लोगों ने उन्हीं बाबा साहब का हवाला देते हुए, उन्हीं की जिंदाबाद करते हुए, उसी संविधान के तहत जो देश बना है, जो सरकार बनी है, उस सरकार के जो अलग अलग अंग हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे थाने हो, उनमें आगजनी की है, हिंसा की है। वहीं इस तरह के वीडियोस भी आ रहे हैं जहां पर पुलिस थानों में प्रदर्शनकारियों को निर्ममता से पीटा जा रहा है। मौत की खबरें हैं। कोई इसे राजनीति से प्रेरित बता रहा है, कोई इसे कर्नाटक के चुनावों से जोड़ रहा है, कोई इसकी टाइमिंग पर बात कर रहा है, कह रहा है कि ये अचानक तो नहीं होता ना, ये किसी ग्रैंड डिज़ाइन का हिस्सा है। बिहार में चुनाव के पहले मोहन भागवत के बयान को उठा के मुद्दा बनाया जाता है, गुजरात में ऊना को मुद्दा बनाया जाता है, फिर भीमा कोरेगांव का जिक्र होता है, कोई रोहित वेमुला का जिक्र करता है, और अब कर्नाटक के चुनाव से पहले इस बंद के कॉल का जिक्र हो रहा है, हिंसा का जिक्र हो रहा है। इन सब के बीच एक समानांतर दुनिया भी है, वो दुनिया जहां मेरा और आपका ज़्यादा कुरूप चेहरा सामने आता है, जहां पर हम भद्दे ढंग से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। उसमें जो पाले के उस तरफ हैं, यानी कि जिनको लगता है कि SC/ST एक्ट में तब्दीलियां ठीक हुई हैं, वो उस जज की जय जयकार कर रहे हैं जिसने ये फैसला दिया। वो इसे 72 बनाम 28 की लड़ाई बता रहे हैं। वहीं जो दलित समाज से आते हैं और जिन्हें लगता है कि SC/ST एक्ट में तब्दीलियों के जरिए उनके हकों पर लात मारी जा रही है, वो अपने पक्ष में दलीलें दे रहे हैं। कोई विरोध प्रदर्शन के दौरान मिर्ची और डंडा ले जाने की बात कर रहा है, कोई हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा है, तो कोई दूसरे धर्मों या संप्रदायों को मानने वालों के ईश्वरों का अपमान करके अंबेडकर के अपमान का बदला ले रहा है। ये निरी निपट मूर्खताओं का समय है, जहां पर किसी के पास ना तो वक्त है, ना इतनी सलाहियत है कि वो पहले तथ्यों के आलोक में ठोक बजाकर ये देख तो ले कि या इलाही ये माजरा क्या है, असल में हुआ क्या है। लल्लन टॉप हमेशा की तरह चाक चौबंद आपको एक बार फिर से विस्तार से SC/ST एक्ट के बारे में बताएगा, इसकी तब्दीलियों के बारे में बताएगा, इसके नाम पर जो पक्ष विपक्ष में सियासत हो रही है उस पर बात करेगा, पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर बात करेगा, और टीवी स्क्रीन पर जो हिंसक भीड़ नजर आ रही है या उस भीड़ को काबू करने में हिंसक होती पुलिस नजर आ रही है, उसके पीछे की क्या तैयारियां हैं, क्या साइकी है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर किस तरीके के मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेगा हमारे साथी अविनाश। बताइए साहब, क्या है ये SC/ST एक्ट? वहां आकर बताएंगे, टीवी स्क्रीन वहां पर है। आइए फुर्ती में, जरा इसको नीचे स्क्रॉल करिए। 11 सितंबर 1989 राजीव गांधी की सरकार 403 सीटें जीतकर सत्ता में काबिज हुई सरकार। उसका यह ऐतिहासिक फैसला, क्या बोले राजीव गांधी लोकसभा में? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तमाम सामाजिक आर्थिक बदलावों के बावजूद उनकी स्थिति बेहतर नहीं हुई है। क्रूरता के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें उन्हें अपनी संपत्ति के साथ जान भी गंवानी पड़ी। जब भी ये लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं और किसी गलत बात का विरोध करते हैं, ताकतवर लोग उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। जब भी SC/ST समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी और अपनी महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करते हैं, प्रभावशाली लोग उन्हें अपमानित करते हैं। ऐसी स्थितियों में सिविल राइट एक्ट 1955 और भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC में किए गए प्रावधान
उन्हें न्याय दिलाने में कमजोर पड़ रहे हैं। गैर SC ST लोगों की ओर से SC ST समुदाय के लोगों पर किए जा रहे अत्याचार को चिन्हित करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार को परिभाषित किया जाए और ऐसे लोगों को सजा देने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं। इसके अलावा राज्य और संघ शासित प्रदेश भी SC ST की सुरक्षा के लिए कानून बनाएं और जिसके साथ अत्याचार हो उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। ये राजीव गांधी ने कहा। इसको कहने के कुछ महीनों के बाद उन्होंने सत्ता गंवा दी। इनफैक्ट जब ये कानून लागू हुआ उस वक्त राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। कभी राजीव की कैबिनेट का हिस्सा रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। मंडल कमीशन की रपट लागू होने में अभी 7 महीने का वक्त बाकी था। 30 जनवरी 1990 को उस वक्त के राष्ट्रपति R वेंकटरमण के दस्तखत से ये SC ST एक्ट लागू हो गया। CRPC में तब्दीली हो गई। इसके बाद दूसरी बड़ी तब्दीली नरेंद्र मोदी सरकार क्या तब्दीली की? अप्रैल 2016 में उन्होंने की थी तब्दीली कि इसमें महिलाओं के पुनर्वास की जो इसमें बात की गई थी उसमें आर्थिक जोड़ दिया गया। मतलब कि 75,000 रुपए से लेकर के और 8.5 लाख रुपए तक के पैसे दिए जाने लगे कि जिस तरीके की प्रताड़ना होगी, जितनी बड़ी प्रताड़ना होगी उस हिसाब से पैसे दिए जाने लगे। उनका यौन उत्पीड़न, उनका रेप, इस तरीके के मामले या कि किसी को घर से बेदखल कर दिया गया है, किसी को बाहर भगा दिया गया है, उनकी संपत्ति पूरी तरीके से लूट ली गई है, तो उनको उस हिसाब से पुनर्वासित किया जाएगा और पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच का फैसला आया। कब फैसला आया और क्या फैसला आया? 20 मार्च 2018 को जस्टिस UU ललित और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ का फैसला था। उसमें कुछ चीज़ें बदली क्या गई, कुछ चीज़ों पे विवाद पैदा हो गया। जैसे ये है कि अब तक पहले भी था, प्रैक्टिस में यही था कि डिप्टी SP रैंक का अधिकारी ही इस पूरे मामले की जांच करेगा, लेकिन इसमें उन्होंने जिक्र किया कि डिप्टी SP रैंक का अधिकारी जांच करेगा, तो लोगों को ये लगा कि इसमें कुछ बदलाव हो गया है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। प्रैक्टिस में यही था कि डिप्टी SP रैंक का अधिकारी ही पहले भी जांच करता था। और असल में क्या होगा ये तो हम बताएंगे ही। हाँ। पहले आप ये बता दीजिए कि जो 20 मार्च को निर्देश दिए गए वो क्या थे? तो 20 मार्च को जो निर्देश थे उसमें यह थे कि SC ST एक्ट के मामलों की जाँच कम से कम डिप्टी SP रैंक के अधिकारी करेंगे। और किसी भी दूसरा ये है कि किसी भी सरकारी अधिकारी पर केस दर्ज होने से ही उसकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। उस अधिकारी के जो सीनियर हैं उनसे परमिशन ली जाएगी और तब गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा किसी भी आम आदमी पर अगर SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज होता है तो उसकी भी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। भले ही डिप्टी SP जांच करेंगे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए जिले के SP या SSP से परमिशन लेनी होगी। और तीसरी सबसे आखिरी चीज़ ये थी कि किसी भी पर भी केस दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत पहले नहीं मिलती थी। अब अग्रिम जमानत दी जा सकती है और अग्रिम जमानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा। अच्छा, ये जो सब मोटे मोटे बदलाव थे। सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बाद पूरे पक्षी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करे। 2 वजहें दी गई। एक कि ये जो रिव्यू हुआ है, जो बदलाव हुआ है, ये दुरुस्त नहीं है, ये देश के दलितों और आदिवासियों के हक में नहीं है। दूसरी दलील ये थी कि ये विधायिका के कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका का दखल है। कानून बनाना संसद का काम है, न्यायपालिका का काम उसे लागू करवाना है। यही तर्क था ना? बिल्कुल यही तर्क था। तो विपक्षी दलों के लोग मिले, फिर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सांसद मिले अलग अलग, फिर NDA के साझेदार मिले, सब मिले। हाँ। उसके बाद सरकार ने क्या फैसला किया? इसके बाद सरकार ने कहा था कि हम कई दिन पहले से ये चला आ रहा था कि हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, लेकिन उस समय तक रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं हो पाया था। बीच में 3-4 छुट्टियां भी पड़ गई थी हालांकि, लेकिन उस समय रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं हो पाया। आज जब ये मामला शुरू हुआ, पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे, तो उस समय रिव्यू पिटीशन ये दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और ये तो 3 दिन पहले ही कह दिया गया था ना कि लेकिन सोमवार को रिव्यू पिटीशन। बिल्कुल, ये 4 दिन पहले भी कहा गया था कि रिव्यू पिटीशन सोमवार को दाखिल हो गया, क्योंकि छुट्टियां पड़ी थी बीच में, सैटरडे संडे की छुट्टी थी और भी बीच में 2 छुट्टी। गुरदास जयंती, रविदास, हाँ, महावीर जयंती थी, संत रविदास की जयंती थी, गुड फ्राइडे और गुड फ्राइडे था। हाँ। ये इन सारी छुट्टियों के बाद मंडे को आज कोर्ट खुला, तो आज यहाँ पे रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की है और उसे एक्सेप्ट कर लिया है दोबारा सुनने के लिए। आज जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि हम रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम सुनवाई इस पे करेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरी गफलत शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने, जो कि पार्टी नहीं थी पिछले आदेश में, रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है और अब इस पर बात होगी। अब जरूरी बात यह कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट में बड़ा बदलाव कर दिया है। ये बातें जानने के लिए
हमारे पास 2-3 विकल्प थे। एक विकल्प था कि हम किसी कानूनविद के पास जाएं, दूसरा विकल्प था कि हम वकीलों से बात करें, तीसरा विकल्प था कि जो असल में पहली कार्रवाई करते हैं SC/ST एक्ट के मामले में, उनसे कानून के अलावा जो जमीनी सच्चाइयां हैं उनके बारे में पूछा जाए। और इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के अलग अलग काडर, अलग अलग रैंक के पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और सबने एक ही जवाब दिया। एक ही जवाब इसलिए दे पाए क्योंकि वही सच है, वही बिहार का सच है, वही यूपी का सच है, वही राजस्थान का सच है। उन पुलिस अधिकारियों ने हमें बताया कि अभी भी मामले की जांच DYSP रैंक का अफसर ही करता है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही ये चीज लागू थी। दूसरी चीज ये बताई गई कि यदि रेप, छेड़खानी, हत्या या हत्या का प्रयास यानी कि 376, 354, 307 और 302 का मामला नहीं है, तो मसलन 323 का मामला है जिसमें जाति सूचक शब्द देकर सामान्य मारपीट की जाती है, ऐसे में नोटिस यानी कि सम्मन तामील किया जाता है आरोपियों के ऊपर, जिसमें लिखा होता है कि आप विवेचना में सहयोग करें और उसके बाद जांच होती है। जांच में यदि आरोप दुरुस्त पाए जाते हैं तो FR चार्जशीट दाखिल की जाती है और अगर दुरुस्त नहीं पाए जाते हैं तो FR में ये चीज दर्ज कर दी जाती है। ये कागजों पर है। असल में क्या है? असल में यदि SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ मामला है तो जो दूसरे वर्ग से आने वाले लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल कैटेगरी से आने वाले लोग हों, वो इसकी विवेचना से बचते हैं। पुलिस कप्तान भी ऐसे मामलों की विवेचना SC/ST वर्ग से आए हुए अधिकारियों को ही देते हैं। इसकी प्रैक्टिकल वजह हमें यह बताई गई कि यदि नॉन SC/ST वर्ग का अधिकारी जांच करता है और मान लीजिए कि उसने जांच में यह पाया कि शिकायत दुरुस्त नहीं है और उसने अपनी FR दाखिल कर दी, फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी, तो शिकायत करने वाला SC कमीशन में चला जाता है और विवेचना अधिकारी के खिलाफ भी जांच शुरू हो जाती है, उस पर भी भेदभाव का इल्जाम लगने लगता है, इसलिए बचते हैं। दूसरा प्रावधान 30 दिनों में जांच का ये अभी भी है। कुछ मामलों में ऐसा होता है जब पुलिस कप्तान को यानी कि SP, SSP को दखल देना पड़ता है। इसलिए दखल देना पड़ता है क्योंकि वर्क फोर्स कम है, मामले ज्यादा हैं। ऐसे में 30 दिनों में विवेचना करना कई बार संभव नहीं होता है, ज्यादा केसेस होने की वजह से, और उसमें कप्तान की इजाजत से, उनके दस्तखत से डेट एक्सटेंड कर दी जाती है। जहां तक जमानत की बात है, SC/ST एक्ट में अभी अगर वो संज्ञेय बड़ा अपराध है तो डिस्ट्रिक्ट जज ही जमानत दे सकते हैं, वरना आपको हाई कोर्ट से जाकर जमानत लेनी पड़ेगी। अग्रिम जमानत का प्रावधान पहले नहीं था SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों में, बाकी मामलों में था। अब वो ST एक्ट से जुड़े मामलों में भी वो प्रावधान दे दिया गया है। यदि किसी आरोपी को लगता है कि उसे जबरन फंसाया जा रहा है या फंसाया जा सकता है किन्हीं राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक मामलों के लंबित होने की वजह से, तो वो कोर्ट में जाएगा, अपनी सब दलीलें रखेगा और यदि कोर्ट उसके तर्कों से सहमत है तो कोर्ट उसको अग्रिम जमानत दे सकता है। और हमारा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि अग्रिम जमानत उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अग्रिम जमानत देते वक्त कोर्ट भी बहुत सावधानियां बरतता है। मैं इस वक्त तंदूर मर्डर केस पर एक किताब पढ़ रहा हूं। सुशील शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए पहले चेन्नई में पिटीशन डाली थी, उसके बाद बेंगलुरु में नहीं मिली और फिर वो उसको यहां पकड़ के दाखिल कर दिया गया, जमा कर दिया गया। ये तो कानून की बात हो गई जो समझ में आया, लेकिन कानून से भी अहम इस देश में एक चीज है, वो चीज है जनमत, कि लोग उस कानून को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और कैसे व्याख्या कर रहे हैं ये जानने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि किस तरीके के मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा अपने साथियों के पास, मेरे दो नए साथी, एक नए एक थोड़े पुराने, ऋषभ और विनय जी। बताइए किस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। राजस्थान में हिंसा हुई, मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है हिंसा के मामले में। पहले तो आप मुझे एक हिंसा का अपडेट दे दीजिए, फिर मैं इनसे पूछूं कि मैसेजेस क्या हैं। हिंसा के मामले में अभी तक जो आया है उसमें 4 मध्य प्रदेश में मौतें हुई हैं। कहां पर हुई हैं? 2 ग्वालियर में हुई है, 1 भिंड में हुई है, 1 मुरैना में हुई है। अच्छा। और प्रदर्शनकारियों पे पुलिस ने गोली चलाई या प्रदर्शनकारियों ने गोली, क्या है मामला? पूरे तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है। बस ये पुलिस कह रही है कि नहीं हमारी गोली से मौत नहीं है, प्रदर्शनकारियों ने खुद ही गोली चलाई थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने हमें खदेड़ा और उन्होंने गोली चलाई है
और उनकी वजह से हमारी मौत हुई तो है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो साफ हो पाएगा। और मेरे ख्याल से चूंकि चुनावी बरस है इसलिए कमीशन भी बैठेगा मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। और एक मौत मुजफ्फरनगर में, यूपी में अभी चल रहा है कि एक मौत हो गई है मुजफ्फरनगर में, और एक मौत राजस्थान में हुई है, झुंझुनू शायद, झुंझुनू में हुई है, झुंझुनू में हुई है, बाड़मेर, अलवर और सांचौर एक कस्बा है पाली डिस्ट्रिक्ट में, वो तीनों जगह सबसे ज्यादा प्रभावित हैं अभी। किस तरीके के मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं? आपके पास कोई मैसेजेस आए हैं? हाँ, सांचौर में जब हम लोग बात कर रहे थे ग्राउंड पे, तो लोगों का ये कहना था कि कल से ही जो मतलब मैसेज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे थे, उनकी वजह से माहौल जो है वो काफी खराब हो गया वहां पे। जैसे मसलन ये मैसेज है कि 2 अप्रैल को दंगा फसाद होगा साथियों, और अपने अपने घरों में तलवार लाठी लेके जरूर आएं, क्योंकि अपन लोग ब्राह्मणवादियों की दुकान बंद कराने जाएंगे तो वो लोग उल्टा हमें ही गलत बोलेंगे, और भीमवादी किसी को गलत सहन नहीं करेंगे। अच्छा, इस तरीके के और मतलब काफी सारे मैसेज इस तरीके के लगातार मतलब आ रहे थे। ये भीम कोई भी दुकान खुली नहीं होनी चाहिए, और मनुवादियों की तो एक भी नहीं, सब तैयार कर लो लाठियां, क्योंकि जो बंद नहीं करेगा दुकान हम बंद करवाएंगे जबरदस्ती। भीमपुत्र, बताइए साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो आज तक लाठी नहीं उठाई। ये इस तरीके के कि हाथ पैर तोड़ देना, दोनों अंगों के अंगूठे काट लेना। सभी साथियों को निवेदन है कि 2 अप्रैल को बाद आंदोलन कोई भी बीच में रुकावट करे तो अच्छा, हिंसा की बात है, नाम भी दिया हुआ है इनका। ये सारे स्क्रीनशॉट आए आप लोगों के पास? मेरे पास में ये सारे स्क्रीनशॉट आए, वीडियो भी आया है आपके पास? दरअसल मैं जब सांचौर में बात कर रहा था तो वहां पे मेरे को जो 3-4 लोगों से बातचीत हुई, तो उसमें ये सामने आया है कि पहले ये लोग जब दुकानें बंद करवा रहे थे तो दुकानदारों ने उनका प्रतिरोध किया कि हम दुकानें बंद नहीं करेंगे टाइप में, तो उसमें हिंसा हुई। तो उसके खिलाफ वहां पे खासतौर पे बजरंग दल के कुछ लोग और करणी सेना के कुछ लोग बहुत खुलेआम, और उन्होंने मतलब बाकायदा मतलब इन दोनों गुटों के बीच में पथराव हुआ, मारपीट हुई, और एक दूसरे के बीच खूब लाठी भाटा जंग चली वहां पे, और इसमें काफी लोग घायल हुए हैं। और इसमें पक्का तौर पे शहर के वो मठाधीश भी रहे होंगे, अलग अलग वर्गों के, जिनकी आपस में वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती होगी, तो उन्होंने भी मामला साफ किया होगा। तो कुल मिला के ये दलित बनाम अदर्स का मामला बनता जा रहा है शहरों में। और इस तरीके के प्रदर्शन इसके खिलाफ, जैसे ये हमारे पास में दलितों के जो ग्रुप हैं या दलित संगठनों के जो ग्रुप हैं उसके स्क्रीनशॉट हैं। मेरे पास कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट भी मेरे को आए थे जिसमें मतलब इसके खिलाफ जो है ना कि कल जो है ये इकट्ठे हो रहे हैं, और ये एक नया शब्द जो है राजस्थान में गढ़ा गया है कि जो दलित या अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको वहां पे भीमटा बुलाया जाने लगा। भीमटा? हाँ, भीमटा। तो भीम से भीमटा मतलब कि इनको मारो, इस तरीके से ये सारे मैसेजेस भी लगातार आए। तो मतलब सिर्फ दलित कार्यकर्ताओं को ही इस पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, दोनों तरफ से तैयारी बिल्कुल बराबर की थी। और ये दोनों ही तरफ की तैयारी और सब तरफ प्रशासन की विफलता, ना इंटेलिजेंस इनपुट, ना पर्याप्त तैयारी, भीड़ जमा होने दी गई और उसको हिंसक होने दिया गया। बाड़मेर में 2 महीने पहले भी एक ऐसा मतलब महीने भर, इसी महीने में शायद मैं थोड़ा ज्यादा बता, महीने भर पहले जब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई थी, उसके एवज में वहां पे महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दी गई थी। एक कोई दलित कार्यकर्ता थे वहां पे, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने तोड़ दिया कि जब बाबा साहब की मूर्तियां टूट रही हैं तो इनकी कैसे बचेंगे टाइप में। उस समय भी माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन जो शहर के समझदार आदमी थे उस समय उन्होंने प्रार्थना सभा की वहां मूर्ति के आगे, और उसके बाद में मामला शांत कर लिया गया। ये जो है अभी ये क्लैशेस जो है अचानक से मतलब राजस्थान में कई हिस्सों में, जहां तक हमको खबर आ रही है, लेकिन कई जगहों पे ऐसी छोटी मोटी वारदातें हर जगह पे हुई है, मारपीट की, झगड़े की और लाठी और पत्थर चलने की। तो ये जो है, और ये दोनों तरफ से ही तैयारियां मतलब। मेरे साथी विनय बार बार दोनों तरफ का जिक्र कर रहे हैं। आपने दलित समूहों की तैयारियों के स्क्रीनशॉट पढ़े, अब मैं उसके उलट भी बता देता हूं। सावधान भारत साथियों, SC/ST के मुकदमों के बारे में जो फैसला आया है वो सिर्फ सवर्णों के ही हित का नहीं है, वो OBC, मुसलमान एवं अन्य अल्पसंख्यकों के हित में है। उसे उसी तरह प्रचारित किया जाए, आरक्षण से न जोड़ा जाए, तभी इसका महत्व बढ़ेगा, क्योंकि ये 72% आबादी का मामला है। तर्क सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या SC/ST एक्ट खत्म कर दिया? बिल्कुल नहीं। यही कहा है कि शिकायत आने के बाद तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले सत्ता की जांच होगी, यदि तथ्य सही होगा तो गिरफ्तारी होगी, जमानत दी जा सकती है। तो अविरोध क्यों? क्योंकि क्या अंग्रेजों का शासन है? ना वकील ना दलील, जब चाहो गिरफ्तार कर लो, जब तक चाहो जेल में रखो। क्या सभी SC/ST शिकायत करने वाले राजा हरिश्चंद्र हैं? ये जो कहें बस वही सच है, जिसको चाहेंगे जेल भेज देंगे, 72% को अपशब्द कहेंगे, गाली देंगे, इन पर कार्रवाई नहीं होगी। क्या अनुच्छेद 14 मात्र SC/ST के लिए है?
72% की आत्महत्या कर लें, क्या 28% SC/ST के जूते खाते रहें, डर कर रहें क्योंकि वो फर्जी केस लगा देगा, वगैरह वगैरह। तो इनके भी तर्क हैं। नहीं, मेरे पास ये आए हैं इनके मैसेज, इसमें ज्यादातर जो दूसरे पक्ष के मैसेज आए हैं, जो गैर दलित कार्यकर्ता हैं जो इस प्रदर्शन को गलत बता रहे हैं, उसमें जहां पर भी दलित कार्यकर्ता पीट रहे हैं तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ रहा है, सीकर बस डिपो पे SC/ST आरक्षण देते हुए बजरंग दल के लोग। अच्छा, उनको उसमें सुख मिल रहा है कि पुलिस लाठियां बरसा रही प्रदर्शन कर। नहीं, बजरंग, यहाँ पे पुलिस की लाठियां इतनी नहीं दिख रही है जितना दूसरे, मतलब जिस तरीके के हिंदूवादी संगठन जो हैं वो इसके खिलाफ जिस तरीके पूरी तरीके से उतरे हुए हैं, अब लाठी डंडे लेके बाकायदा। और अच्छा, वो पुलिस की जगह वो मारपीट कर रहे हैं, केसरिया पूरा ये पहन के। और ये जो है एक तरीके से, मतलब ये राजनीतिक जो विचारधारा का क्लैश है वो सड़कों पे जो है सारी डिबेट जो है वो निपटाई जा रही है इस तरीके से। और आप जो कह रहे थे कि आपने प्रैक्टिकल चीजें जो बातचीत की पुलिस और प्रशासन से, किस तरीके SC/ST केसेस में कुछ रिपोर्टिंग भी मेरा ऐसा अनुभव रहा है, तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि प्रशासन तमाम तरीके की कागजी कार्रवाई के बावजूद जो है रिसीविंग एंड पे जो लोग प्रताड़ना का शिकार होते हैं, जातिगत हिंसा का शिकार होते हैं, उनको उस तरीके से सुरक्षा नहीं मिल पाती। अब जैसे एंटीसिपेटरी बेल वगैरह का अगर ऐसा प्रावधान होगा तो एक जो कॉन्फिडेंस जो आया है SC/ST एक्ट की वजह से लोगों के बीच में, खासतौर पे दलित और आदिवासी समुदाय के बीच में, उसका जो टूटना जो है, और वो जो आत्मविश्वास है कि कानून, मैं थाने जा सकता हूं, शिकायत करवा सकता हूं अपने गांव के दबंगों के खिलाफ, जैसे पिछले ताकतवर जातियों के खिलाफ। जो मायावती की सरकार आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि 5 साल में जो मुकदमे दर्ज नहीं हुए वो एक साथ दर्ज होंगे, तो मुकदमों की बाढ़ आ गई थी उस समय। तो ये अब जब हम यूपी, बिहार और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की ये जातिगत स्थितियां हम देखते हैं, हमको पता है कि किस तरीके से घोड़ी खरीदने पे दलितों को गोली मार दी जाती है। भावनगर का मामला देख लीजिए, जो घोड़ी चला रहा था इसी तरीके उनको किस तरीके से काटी। जहां मैं रहने वाला हूं नागौर का, वहां पे 1981-82 की बात है, हीरालाल मेघवाल नाम के एक शख्स हुआ करते जो घोड़ी से चलते थे, मुंह ऐंठते थे और बड़ा बलिष्ठ शरीर था। तो उनको 20 गांव की पंचायत बुलाकर बीच मैदान में पत्थरों से मार दिया गया था। तो ये ग्राउंड की हकीकत है जो बदल नहीं रही। चलिए, हमारे पास एक मामला है SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें आप जो बोल रहे हैं ना उनके साथ जो हो रहा है। जी, ये हमारी नई साथी, क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। प्रज्ञा, बताइए क्या मामला है? आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर, भोपाल की रहने वाली हैं। क्या हुआ था पिताजी के साथ जो उन्हें SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करनी पड़ी? मेरे पिताजी पहले कलेक्टेड ऑफिस में थे। जो टीम होती है स्कूल चेक करने, जो टीम जाती है उसमें वो ऑफिसर थे। तो वो एक स्कूल चेक करने गए थे। रायसेन एक जगह है भोपाल के पास, उस जिले के अंतर्गत उस गाँव आता है। वहाँ पे एक सवर्ण वर्ग से महिला थी जो स्कूल नहीं आती थी। गांव वालों ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। मेरे पिताजी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। कोई और उनके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि वो महिला का संबंध ऐसे परिवार से था जो राजनीतिक रूप से सशक्त था। पिताजी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था, तो इसलिए उन पर हमला हुआ, जिसके कारण उनके कान का ऑपरेशन भी हुआ था। और उसके बाद उन्होंने शारीरिक हमला हुआ, मारपीट की गई। उनको अपशब्द भी कहे गए, जाति सूचक शब्द भी कहे गए और उन पर हमला भी, जिसके बाद उनके कान का ऑपरेशन हुआ था। इतना मतलब बड़ा हमला था। उसके बाद फिर उन्होंने FIR दर्ज की, केस भी चला, लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं। अभी तक चल रहा है 6-7 सालों से वो अभी तक पेंडिंग है। उसके बाद मेरे पिताजी को ट्रांसफर लेना पड़ा। जिस जगह उन्होंने 30 साल काम किया उस जगह से उन्हें ट्रांसफर लेना पड़ा क्योंकि वो वहाँ सेफ नहीं थे। 2-3 चीजें आपके सामने साफ हो गई हैं। एक, सारा खेला, सारा गड़बड़ी सिर्फ पुलिस थानों या विवेचना के स्तर पर नहीं है। एक है कि जिस भावना के साथ SC/ST एक्ट बनाया गया था कि कोई किसी का जात के आधार पर सामाजिक बहिष्कार ना करे, वो कायम है। ट्रांसफर लेना पड़ा प्रज्ञा के पिताजी को। दूसरी चीज कि न्याय जब तक पूरी तरह से नहीं मिलता तब तक उसके होने का कोई फायदा नहीं है। तो SC/ST एक्ट में अगर तब्दीली हो तो तब्दीली ये हो कि एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर फैसला आए, ताकि बरसों बरस कोर्ट में केस खिंचता ना रहे। यही बात है। अविनाश जी, हिंसक खबरें कहाँ से आ रही हैं? हिंसा की खबरें सर, कुछ उसमें वीडियो वगैरह भी आए हैं। वीडियो वगैरह नीरज जी के पास होंगे। नीरज जी बताइए क्या है हिंसक खबरें? ये ANI से शुरू करते हैं कि करके पहले तस्वीरें दिखाते हैं। ये आगजनी जगह जगह, ये आगजनी की दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र। अच्छा, उससे पहले अभी जब आप ये खबर कर रहे थे तो मेरे मेल बॉक्स पर एक खबर गिरी है। उस खबर को जरा देखते हैं। विरोध के नाम पर मेरठ में इंसानियत शर्मसार, महिला मरीज पर किया गया हमला। एक 46 साल की सविता सैनी है जो किडनी के डायलिसिस के लिए मोदी नगर अस्पताल आ रही थी मुजफ्फरनगर से।
मेरठ के आसपास हाईवे पर पहुंची हैं। ये वो सविता हैं, इसके नीचे ये उनकी गाड़ी है जो पूरी तरह से तोड़ दी गई है, और उसके नीचे वो बैठी, उसके अंदर वो बैठी हुई हैं, वो अपने परिवार के साथ में थी। हर 15 दिन अपनी डायलिसिस करवाने के लिए मोदी नगर आ रही थी। आज उनको आना ज़रूरी था। वो ये कह रही कि आज मैं नहीं आती तो हो सकता था मर जाती, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मरते मरते बची हूँ, मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। विरोध की एक तस्वीर ये है। अब सोशल मीडिया पर दूसरी तस्वीर देखते हैं, एक बड़ी रोचक तस्वीर है। प्रीति गांधी हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की एक नेता हैं। इन्होंने 2 तस्वीरें, अब ये पता नहीं, देखिए फोटोशॉप का भी कारनामा हो सकता है, लेकिन बड़ी तस्वीर रोचक है। ये पहली तस्वीर है जिसमें भगवा पहना हुआ एक लड़का है, हाथ पे तलवार है। ये करणी सेना के प्रोटेस्ट के दौरान की तस्वीर है। इसी तस्वीर को मैं आगे करता हूँ तो सेम लड़का है, ये भगवा से सीधे नीला हो गया है, और ये आज की तस्वीर है। तो ये कह रही हैं प्रीति गांधी का एक ऐसा है कि पिक वन एज ए राजपूत प्रोटेस्टर पार्टिसिपेटिंग इन द करणी सेना रैली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फिल्म पद्मावती, सेम गाय एज ST प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन द भारत बंद, डबल रोल। इस तरह की तस्वीर आ रही। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। ये पहला है रांची से, किस तरह से रांची में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में, मैं इसकी आवाज़ और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये रांची की तस्वीर है, पूरी बस को हिला दे रहे हैं प्रोटेस्टर्स। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि पूरा देश कश्मीर हो गया है क्योंकि जगह जगह पत्थर फेंके जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये रही दूसरी तस्वीर जिस पर आज बहुत चर्चा हो रही है। ये तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। ग्वालियर में प्रदर्शन के दौरान देखिए क्या हो रहा है। ये जो रिवॉल्वर चला रहे हैं ये कौन है? तो ये फेसबुक पे चल रहा है कि ये ग्वालियर के जो राजा चौहान हैं, अपर कास्ट से हैं। नहीं, ये देवाशीष जयराजिया, डाला है। ये कौन है? क्या हम इस पर नहीं, ये सोशल मीडिया पे लगातार, मैं इनके फेसबुक पेज पे भी गया, ये हैं हाँ सेम सब। ये राजा सिंह चौहान गोली चला रहे हैं। हाँ। और इसी तरह जैसा इन्होंने ऐसा फेसबुक दावा कर रहा है। फेसबुक पे ऐसे ही ये है कि ये बंदा जो करनी सेना के आंदोलन में भी होता है और दलित आंदोलन में भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं इस पे जो शांति से आंदोलन चल रहा था उसको हिंसक बनाने के लिए कुछ संगठन इसमें एक्टिव है सर। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं जी। ये अगली तस्वीर मेरठ से आ रही है। मेरठ से देखिए प्रदर्शनकारी यहाँ से पिट रहे हैं। ये हो सकता है कि प्रदर्शनकारी ना हो, अपनी बाइक से जा रहा हो। प्रदर्शनकारी हेलमेट लगा के क्यों आएगा? हाँ, हेलमेट लगा कर क्यों आएगा? पुलिस पकड़ मार रही है। जैसे मध्य प्रदेश में वो बता रहे थे, तो मेरठ में SSP मंजिल सैनी का एक बयान आया जिसमें वो BSP के किसी बड़े नेता है, पूर्व विधायक रहे हैं, उनका नाम ले रही हैं कि यहाँ जो भी हमले हुए हैं उसके पीछे उनका हाथ है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। मंजिल सैनी वो चर्चित IPS अधिकारी जो लखनऊ में जी अखिलेश यादव के दौरान और योगी आदित्यनाथ के शुरुआती कुछ दिनों में SSP थी। जी, मेरे पास एक और मायावती ने क्या कहा? मायावती इस बंद के पूरी तरह से समर्थन में है। उनका बयान आया है। अगर जो हिंसा हुई है बंद के दौरान उस पर कुछ बोली? विरोध के, हाँ, उस पर बोली है। वो कह रही कि उसमें मेरे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे तत्वों का मैं समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन ये प्ले नहीं है। आवाज दीजिए। संशोधन के विरोध में खासकर दलित व आदिवासी समाज के लोगों ने भारत बंद अभियान के तहत जो अपना जबरदस्त रोष प्रकट किया है उसका मैं पूरे तहे दिल से समर्थन करती हूँ। समर्थन कर रही हैं। इसके साथ ही हिंसा पर कुछ कहा? हाँ, हिंसा पर बिल्कुल कहा है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह के हिंसा का समर्थन नहीं करती हूँ। ये हिंसा करने वाले लोग हमारी पार्टी के नहीं हैं। अच्छा, एक ये बताइए कि सरकार ने क्या कहा? सरकार की तरफ से सबसे बड़ा ये काम कानून मंत्रालय का है। कानून मंत्री इस वक्त रविशंकर प्रसाद हैं। सरकार पर सवाल उठे कि रविशंकर प्रसाद ने टाइम से ये काम क्यों नहीं किया, कि उनको अगर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना था, उसके फैसले से सहमत नहीं थे तो उनको टाइम वक्त रहते फाइल करनी चाहिए थी। क्या बोले रविशंकर प्रसाद अपनी सफाई में? जवाब मेरी स्क्रीन पर है, मैं प्ले करके आपको सुनाता हूँ। SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पर हमने रिव्यू फाइल कर दिया है। भारत सरकार की ओर से रिव्यू फाइल हुआ है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो ओरिजिनल फैसला हुआ था
उसमें भारत सरकार पार्टी नहीं थी। तो आज हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू फाइल किया है और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रीजनिंग से हम सहमत नहीं हैं। तो बाकी विस्तार से भारत सरकार के जो बड़े वकील हैं वो अपनी बात रखेंगे। हम नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा की ओर से एक बात स्पष्ट कहना चाहते हैं कि दलितों के, आदिवासियों के कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित है। कुछ लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति किया करते थे, लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान 5 जगह तीर्थ के रूप में स्थापित करना, इंग्लैंड में भी जहां वो थे उस मकान को लेकर उसको एक प्रकार से बहुत बड़ा मेमोरियल बनाने का जो बात रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं उसी को अगर दूसरे ढंग से देखा जाए तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार अपने सोशल बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लगातार दलितों को जो परंपरागत रूप से उसके वोटर कभी नहीं रहे हैं, जो 80 के दशक तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे और उसके बाद अलग अलग ग्रुप्स में गए, ज़्यादातर उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी के साथ गए, महाराष्ट्र में बात करें तो रिपब्लिक पार्टी के साथ गए, दूसरी जगह दूसरे दलों के साथ गए, उनमें अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए वो नरेंद्र मोदी सरकार के तहत अलग अलग योजनाएं ला रही है और भीमराव अंबेडकर को लेकर, चाहे वो किताब के आकार वाली इमारत वाली लाइब्रेरी हो, स्मारक हो, इस तरीके के काम कर रही है। वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है और ये कह रहा है कि ये सरकार दलित विरोधी है। कभी ऊना का जिक्र हो रहा है, कभी भीमा कोरेगांव का जिक्र हो रहा है और अब उनके तर्कश में ये नया तीर SC/ST एक्ट में हो रहा बदलाव है। स्वाति, आपका भी कुछ कहना है इसके बारे में? हमारी, आपकी और आशीष की बड़ी जोरदार बहस हो रही थी ये लाइव शुरू करने से पहले। अभी आशीष से भी बात करेंगे जी। जो हिंसा हो रही है इसका एक नुकसान ये है दलित आंदोलन के लिए कि जो मैसेजेस आ रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, वो एक बार फिर से वही आरक्षण विरोधी बहस जो है कि मतलब दलितों के इस आलोचना का, इस हिंसा की आलोचना के साथ साथ उनका एक काउंटर वो करना कि ये तो ऐसे ही है, इनको नहीं मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दलितों को जो भी संगठन है, अगर इसके पीछे कोई साजिश नहीं है तो ये समझना चाहिए कि शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन होते हैं या बंद होता है उसका जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बल्कि अभी जो दलित लीडर्स हैं, जिग्नेश मेवानी हैं, उन्होंने भी कहा, फिर अभी हमने मायावती का बयान सुना कि वो भी हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हिंसा के साथ खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये समझना होगा कि हिंसा सरकार को बल प्रयोग करने की वजह मुहैया कराती है। हमने पिछले दिनों एक पैर देखा, फटा हुआ पैर, जर्जर पैर। वो पैर एक प्रदर्शनकारी का था जो अहिंसक और लोकतांत्रिक ढंग से पैदल मार्च करते हुए मुंबई पहुंचा था। वो किसानों के पैर। और मुझे लगता है कि हम आगे आने वाले कई सालों तक जब हम बंद की बात करेंगे, जब हम प्रोटेस्ट की बात करेंगे, वो साइलेंट था, वो आ रहे थे, उन्होंने ये तक ध्यान रखा था कि बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो हम रात ही रात चल लें और पहुंच जाएं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। वो तस्वीरें बहुत स्ट्रांग थी और इसकी वजह से ही वो पहुंचे और सरकार को आना पड़ा, आगे आकर पहल करनी पड़ी कि नहीं इसको सॉल्व किया जाए। हमारे सामने दोनों तरह के उदाहरण हैं। हमने कर्नल किरोड़ी बैंसला के नेतृत्व में गुर्जरों को आरक्षण के लिए रेल की पटरियां उखाड़ते हुए देखा। हमने हरियाणा में जाटों को आरक्षण के मसले पर प्रदर्शन करते हुए देखा। हमने अलग अलग जाति समूहों को देखा और हमने हमेशा ये कहा कि कोई मांग भले ही वो कितनी भी जायज़ क्यों ना हो, यदि उसके लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है, यदि उसके लिए मेरी, आपकी और उस विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति की कमाई से बनी सरकार और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसके पीछे के सब तर्क कमज़ोर पड़ने लगते हैं। गांधी को याद करिए, जिन्होंने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को खत्म करने का फैसला किया था। अंबेडकर को याद करिए, जिन्होंने जब ये कहा था कि संघर्ष करो तो उसके ठीक पहले एक शब्द जोड़ा था, शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षित लोगों का संघर्ष
सड़कों पर उतरकर आग लगाने का संघर्ष, कारों पर पत्थर फेंकने का संघर्ष नहीं होता है। वो संविधान के दायरे में रहकर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का संघर्ष होता है, वो चुनावों का संघर्ष होता है, वो आंदोलन का संघर्ष होता है। वो इस तरीके की खाई बढ़ाने वाला संघर्ष नहीं होता है। लेकिन आज पूरे देश से, देश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हिंसक संघर्ष की हैं। और ऐसा नहीं है कि जो पाले के उस तरफ हैं या जो इन प्रदर्शनकारियों से भिड़ रहे हैं वो पाक साफ हैं। हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी जिसमें दूसरे लोग फायरिंग कर रहे हैं, हमने तस्वीरें देखी जिसमें थाने में प्रदर्शनकारियों को पीटा जा रहा है, हमने पुलिस वालों के बयान सुने, हमने दूसरे पक्षों के भी बयान सुने। ये बात आप याद रखिए, मैं बार बार लगातार कहता हूँ, कोई भी जायज़ मांग, कोई भी दलील यदि क्रोधित होकर, यदि ऊंची आवाज़ में की जाएगी तो ऐसा लगेगा कि दलील कमज़ोर है, इसलिए आदमी आवेशित हो रहा है। ये बातें दुरुस्त हैं और हम बार बार ये बात का जिक्र भी करते हैं कि इस देश में आज भी जाति देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। इस देश में आज भी बड़े पैमानों पर दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ, गरीबों के साथ, भले ही वो किसी भी वर्ग का हो, महिलाओं के साथ, उनके ये सब होने की वजह से ही अत्याचार होते हैं। और इसलिए इससे आंखें मूंदने की ज़रूरत नहीं है, निरंतर लड़ाई की ज़रूरत है। लेकिन वो लड़ाई अगर इस ढंग से लड़ी जाएगी तो कमज़ोर होगी। एक आखिरी चीज़ कि क्या इस पूरे विरोध प्रदर्शन के पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल डिज़ाइन भी है क्या मध्य प्रदेश में जो हिंसा हो रही है या प्रदर्शन हो रहे हैं या गोली चली, उसमें मध्य प्रदेश में इसी बरस होने वाले चुनाव के चलते भी कुछ चीज़ें जुड़ी हैं। यही बात राजस्थान पर भी लागू होती है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी पहले कर्नाटक, जहां पर 12 मई को चुनाव होने हैं, 15 मई को काउंटिंग होनी है, और जहां दलितों का एक बड़ा वर्ग है, कोई कहता है 22%, कोई कहता है 23%, कोई संख्या 28% तक पहुंचा देता है, क्या उसको ध्यान में रखकर ही भी ये प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी परसेप्शन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं? इस पर भी अपने साथियों से फटाफट राय लेंगे। जी निखिल, हालांकि आप आईटी में खर्च हैं, बस इतना बता दीजिए, मध्य प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए हिंसा में सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, इन इलाकों में हुई हैं, जहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है, जहां बीजेपी लगातार मजबूत होने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र तोमर मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार, संभावित प्रदेश अध्यक्ष, अभी केंद्र सरकार में मंत्री, वो ग्वालियर से आते हैं, और नरोत्तम मिश्रा भी उसी इलाके से आते हैं, डबरा के। जी हाँ, आप एमपी में अगर आप इलेक्शंस के उससे कह रहे हैं तो शिवराज का वहाँ पे ऑरा है, एक करिश्मा वाली छवि है ना, लेकिन उसको लगातार पिछले दिनों में अलग अलग इवेंट्स में उस छवि को नुकसान पहुंचा है। अब तक एमपी में इस तरह की ओपिनियन रही है कि ठीक है, जो सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी कुछ गलती रही होगी, जैसे व्यापम में कह दिया गया, या कोई और चीज़, जैसे मंदसौर में फायरिंग हुई तभी भी सीधे शिवराज को अक्यूज नहीं किया गया, उन तक इल्ज़ाम पहुंच के रुक जाता था। लेकिन लगातार ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है जिसमें अंदर खाने से इस तरह नाम लिया जाता है कि नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि बात उन तक पहुंचे ही नहीं। तो वो अब धीरे धीरे कोरोड होने लगी है, क्योंकि अब तक के जैसा एक माहौल होता है, जैसे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सीजर्स वाइफ मस्ट रिमेन अबव सस्पिशन, उन तक बात जाती ही नहीं थी। लेकिन अब इस चीज़ को कैरी करना बीजेपी के लिए एमपी में बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह की इवेंट्स और होती रहती हैं तो। और एमपी में ना सिर्फ प्रोटेस्ट हुए हैं, जब मंदसौर में भी वो किसान आप ये कही कि उनका प्रदर्शन था, लेकिन वो हाथ से बाहर निकला, जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी जहाँ पे बनती है, और वहाँ पे लोगों की जानें गई हैं, और लोग चोट और ये सब और माल का नुकसान भूल जाते हैं, लेकिन जब जान चली जाती है तो वो मैटर रहता है लोगों की मेमोरी में। और जो इलेक्शंस आएंगे तब ये बात उठ के खड़ी होगी ही, कम से कम उन इलाकों में जहाँ पे ज़्यादा हिंसा हुई है। और एक चीज़ पूरा जो एक लार्जर डिबेट हुई थी, इसमें मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहता था, आपने कोई जगह छोड़ी नहीं है, तो सारे ही पेटी पैक प्रेजेंटेशन था। लेकिन इस मूवमेंट की जब हम आलोचना करते हैं, जो भी रिएक्शन वहाँ से आया, तब उसको हमें एक बात को ध्यान में रख के करना चाहिए कि अग्रीव पार्टी कौन है इस पूरे मैटर में, और ये क्वेश्चन सेटल होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान के चलिए कि दो लोगों में बहस हो जाए, मुझ में और आप में, तो अब इसमें अग्रीड पार्टी कौन है, कौन है, शिकायत किसकी है, और किसके खिलाफ आप ये कहिए कि इनजस्टिस हुआ है। ये क्योंकि ये आपकी ऑन्टोलॉजी है, यहाँ से आप
विमर्श शुरू करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी, जैसा कि विनय ने बताया था कि तमाम चीज़ों के बावजूद जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत अलग है। सारी चीज़ें जो हमने इस लाइव में एक्सप्लेन की, उसके बावजूद अब महाराष्ट्र में भी वो सारे कानून लागू होते हैं जो जिनके तहत एससी और एसटी के खिलाफ जब कोई घटना होती है तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। बावजूद उसके वहाँ पे एक और कानून बनाना पड़ा जो जाति पंचायतें लोगों के खिलाफ मतलब उस तरह के फैसले देती थी, जात बाहर करती थी, समाज बाहर करती थी। तो सरकार खुद अपने कानूनों से भी उनको जस्टिस दे पा नहीं रही है, नए कानूनों की ज़रूरत पड़ रही है, और ये सरकार के एंड से है। तो ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है उससे जो कि आज हमने लाइव टीवी पे देखा है। और मेरे ख्याल से निखिल, ये हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर इस तरीके के मामलों में सरकार को या तो बरी कर देते हैं या दोषी ठहरा देते हैं। ये सरकार से ज्यादा समाज की, क्योंकि आपको कानून बनाना पड़ा क्योंकि ये समाज भेदभाव कर रहा है दलितों से, और कोई भी कानून तब तक पूरी तरह सिर्फ डंडे के जोर पे कानून नहीं चलता है। तो इसलिए अग्रीव पार्टी, मेरी अपनी निजी राय है ये, मैं सबके उससे नहीं कह रहा हूं, अग्रीव पार्टी यहाँ पे अभी भी दलित समाज ही है, ठीक है। उनसे एक गलती आज के प्रोटेस्ट में हुई है। बिल्कुल, बात यही कही जा रही है कि आगे आप ओपिनियन रखिए। कि विरोध प्रदर्शन को हिंसक नहीं होना चाहिए, और खासतौर पे जब आपको लग रहा है कि आपका जस्ट कॉज है, तब आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी कि कोई दूसरे एलिमेंट्स आके हमारे विरोध प्रदर्शन को खराब ना कर दें। क्योंकि आप ये देखिए ना कि आप तस्वीर दिखा रहे हो अंबेडकर की, आप बात कर रहे हो संविधान की, और उसी तस्वीर के नीचे राजस्थान से एक वीडियो आया है जिसमें एक मूर्ति पर, एक तस्वीर पर, एक दूसरे धर्म के देवता की तस्वीर पर चप्पल बरसाई जा रही है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा ईश्वर है जो दूसरे ईश्वरों के अपमान से खुश होता है। इसका उलट भी हो रहा है, अंबेडकर की मूर्तियों को जगह जगह तोड़ा जा रहा है। मतलब कितना ही गंदगी भरी है उन मूर्ति तोड़ने वालों के, कि जिस आदमी ने इस देश को मजबूत बनाने में योगदान दिया। पूना पैक्ट का बार बार जिक्र होता है, अलग से उस पर विस्तार से बात की जा सकती है। आप मूर्तियां तोड़ रहे हो, ये गजब की मूर्खता है। अगर जितना बुरा हमें, अगर कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है, इस्लाम को जितना बुरा उसे अपने धार्मिक स्थलों की अपमान पर लगता है, उतना ही बुरा दलितों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर लगता है। है ना, और लगना भी चाहिए। तो इसलिए चाहे आप अंबेडकर की मूर्ति तोड़ रहे हो, चाहे किसी और की मूर्ति तोड़ रहे हो, असल में आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं लॉन्ग रन में। मैं ये कहना चाहूँगी कि जी, जहाँ तक बात है कि ज़मीन पर दलितों को आंदोलन की, एक पॉजिटिव आंदोलन की, कड़े कानूनों की ज़रूरत है, तो मैं इसके लिए एक वाक़या बताना चाहूँगी। हालांकि अपने परिवार में, अपने आसपास के समाज में बचपन से देखा है, क्योंकि सवर्ण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो लेकिन ये जैसे वाक़या है कि मैं गुप्त काशी है उत्तराखंड में, वहाँ एक नाला नाम की जगह है। वहाँ पर आप जब सड़क के किनारे ही पानी भरने की जगह है, तो ऊपर से पानी आता है ऊपर चश्मे का, और दो जगह पर वो बट जाता है। तो एक जगह आपको पक्का मिलेगा चबूतरा, और वहाँ पे गाय का मुंह मिलेगा, और दूसरा उसके थोड़ी दूर पर आपको एक और पक्का सा मिलेगा जहाँ पे पानी निकल के आ रहा होगा, वहाँ पे कोई गाय का मुंह नहीं है। वो जो गाय का मुंह वाला है वो सवर्णों के लिए है, और जिस पे गाय का मुंह नहीं बना है वो दलितों के लिए है। वहाँ पर अभी भी गाँव में, मैं एक जगह का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, कि गाँव में जो नीचे नदी के पास की ज़मीन होती है, वहाँ पर दलितों के घर होते हैं, ऊंचे इलाकों पर सवर्णों के घर होते हैं, कि कोई नुकसान हो तो सबसे पहले उनका हो, नदी के रास्ते कोई आपदा आए या जो भी आए तो उनका हो। वहाँ पे अभी भी ऐसी स्थिति है कि मंदिरों में दलित नहीं घुस पाते हैं। तो ये स्वाति, इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर रहा है इस न्यूज रूम में मौजूदा व्यक्ति कि इस देश में दलितों की स्थिति खराब है, उनके साथ भेदभाव होते रहे और अभी भी हो रहे हैं। अभी इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, तो हम मान रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं कि पहली चीज, ये सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि SC/ST एक्ट में बदलाव हो गया। तो इस विरोध प्रदर्शन पे दो चीजें हैं। पहली, केंद्र कह रहा है कि साहब जब पिछली बार फैसला आया 20 मार्च को, तो हम पार्टी ही नहीं थे, हमें पता चला, हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी। दूसरी बात आ रही है कि चलो फिर भी आपको विरोध करना है, आपको अपने शक्ति का प्रदर्शन करना है कि हम सामाजिक रूप से संगठित हैं और हम एक हैं, और हमारे खिलाफ कोई अन्याय होगा या उसकी कोशिश भी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो कैसे हो? क्या ये हिंसा जायज है या नहीं है, या गलत हो गई है? इसमें जो आरोप प्रत्यारोप लगे, क्योंकि जो मर गए हैं, चाहे वो दलित परिवारों के बच्चे हों चाहे दूसरे परिवार, वो तो लौट कर नहीं आएंगे ना।
एक खबर आ रही थी कि बालकनी में लड़का खड़ा था, नीचे प्रदर्शनकारियों की तरफ से गोली चली, जो अभी तक खबर है, और वो मर गया। तो वो उसके घर वाले क्या सोचेंगे? इसका इसका कोई लॉजिक नहीं हो सकता, इसको किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और आप उसके राजनीतिक विरोधी हैं, ठीक है, या फिर आपका उससे वैचारिक मतभेद है, तो भी आप उसको कटघरे में खड़ा करने के लिए आप इस तरह के प्रदर्शनों को, जैसा कि लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, उसका बचाव करना, एक किस्म का काउंटर ढूंढना, आप नहीं कर सकते ऐसा, आप गलत कर रहे हैं। हाँ, मतलब दलित इससे मजबूत नहीं होंगे कि आप कहो कि साहब जला दी बस तो ठीक किया, है ना। और इसका उलट भी है कि जहां पे प्रदर्शनकारियों को पुलिस पीट रही है तो वो सवर्ण उसको कर रहे हैं कि देखो साहब इनको सबक सिखा दिया। मतलब दोनों ही तरफ से गंद पसरी हुई है। जी आशीष महर्षि जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये एक संघ की सफाई आई है इस पे जी कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, ये जो पूरा बवाल हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं भगवा संगठन और संघ है। अच्छा, माननीय सरकारवाह सुरेश भैया जी जोशी द्वारा जारी वक्तव्य। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के उपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आए निर्णय पर हो रही हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय के निर्णय की आड़ में जिस प्रकार से संघ के बारे में विषैला दुष्प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है वह आधारहीन व निंदनीय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का न्यायालय के इस निर्णय से कोई संबंध नहीं। जाति के आधार पर किसी भेदभाव अथवा अत्याचार का संघ सदा से विरोध करता रहा है। इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का कठोरता से परिपालन होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय से असहमति प्रकट करते हुए केंद्र सरकार ने जो पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय किया है वह सर्वथा उचित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से अनुरोध करता है कि समाज में सौहार्द बनाए रखने में अपना सहयोग करें। जी, इसके अलावा क्या ये राजनीति प्रेरित है? बिल्कुल, ये कहीं ना ये एक आंदोलन जब सुबह स्टार्ट हुआ ये शांति से हुआ था, और इसके बाद जो इसमें जैसे ये ग्वालियर का दिखाया था इन्होंने, राजा चौहान का, अपर कास्ट के हैं, इसका ये फोटो जो आई आप ये कैसे? हाँ, ये सोशल मीडिया पे अलग, इनके फेसबुक पे भी मैं गया तो सेम थे ये। अच्छा, और दूसरा मैं आपको ये फोटो जो इन्होंने दिखाई थी, पहले तो करनी सेना का भगवा झंडा पहना हुआ इसने, और दूसरा फिर जो नीला, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये लगा कि जो भगवा संगठन है वो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा का सहारा ले रहा है, ताकि इस आंदोलन के खिलाफ एक मिडिल क्लास में एक माहौल बने। लेकिन ये तो अपनी नाकामी को छिपाने का तर्क है जो हर संगठन ऐसा ही देता है। जाट यही कहते हैं कि हमने जब करनी सेना ने भी ऐसे तर्क इन्होंने भी ऐसा ही किया, भाई हमारे लोग नहीं है, लेकिन पूरा राज्य चल रहा था। ये बचाव का बहुत ही हल्का सा तर्क है। पाटीदारों ने भी यही कहा था कि हमने कुछ भी नहीं किया। हमने तो जाटों ने भी यही कहा था हरियाणा में। यही मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा में इतना जला दिया, ने भी यही कहा था राजस्थान में, पटरियां उखाड़ दे रहे हैं, लोगों को मार दे रहे हैं। अच्छा, गुजरों ने कहा था हमने उखाड़ी है। वो वहीं बैठे ही हुए थे नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि दलितों में इतनी ताकत नहीं है। दलित अब संगठित हो चुके हैं, पैसे से भी मजबूत हैं। कंपैरेटिवली देखें तो अभी बहुत वो करना है। और सबसे बड़ी बात, जो गैर दलित है उनको करना है, उनको अपना दिमाग दुरुस्त करना है, उनको दलितों को दलित समझना और जो जातिगत भेदभाव वो बंद करना है। लेकिन जब आप ये कहते हैं दलितों में इतनी ताकत नहीं, तो आप गलत, मतलब मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। गलत तो आप नहीं कह रहे हैं, गलत तो कुछ नहीं है। कुल मिला करके तो ये दलित ताकत ही है ना जो दिख रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो शक्ति का प्रदर्शन है, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन अगर हिंसक ढंग से होगा तो राज्य के पास भी कुचलने की वजह होगी। और दूसरे समूह जो दलित नहीं है लेकिन आपके कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, स्वाति जैसे लोग जो जाति को नहीं मानते हैं और इस बात को बार बार एक्नॉलेज करते हैं और इस बात पे जोर देते हैं कि कैसे समाज में, गांव में, अलग अलग जगहों पर कहीं धर्म के नाम पर, कहीं किसी और नाम पर जातिगत भेदभाव हो रहे हैं। पर स्वाति भी यही कह रही है ना कि हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। तो इस पे बात हो सकती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1000 साल से दबा हुआ गुस्सा जो निकल रहा है किसी बसें जला के, मैं इस पे नहीं, बसें जला के निकल रहा है, इस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक गुस्सा ऐसा, एक कुंठा है आदिवासी। अरे पटरिया तो वो, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ सर। अंग्रेजी शिक्षा आई, ट्रेनें आई, रोजगार के साधन आए, बसें नहीं, आप ये बताइए ना। ऐसे ही राष्ट्रीय उधर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वालों का हजारों साल का गुस्सा है, बाबरी मस्जिद को ध्वंस कर दिया, सैकड़ों साल का गुस्सा है। ऐसे ही किसी ने कहा ये दास्ता का प्रतीक है, उसको ध्वस्त कर दिया। तो ये गुस्सा एक बस जिसमें दलित बैठ रहा है, सवर्ण बैठ रहा है, अमीर बैठ रहा है, गरीब तो ज्यादा ही बैठ रहा है, अमीर तो क्या ही बैठेगा। इजी लगता है कि आंदोलन बड़े शांति के साथ होने चाहिए, जब लेकिन आदमी जब सड़क पे होता है तो सभी टाइप के लोग होते हैं, आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता हिंसा। बिल्कुल, आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं हिंसा को? आप ये नहीं कि आप आंदोलन पे सवाल उठाएं। तो अगर आंदोलन हिंसक हो रहा है तो उस पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए।
लोग मर रहे हैं। आप इसके तरीके पे सवाल उठा सकते तो हैं। तरीके पे ही तो सवाल उठा रहे हैं। दलित आंदोलन पे कौन सवाल उठा रहा है? दलित आंदोलन तो इस देश की जरूरत है, पर बसें जला के दलित मजबूत होंगे। 7 मौतें अभी तक 7 मौतें, सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी गई है। इसको तो किसी तरीके से जायज नहीं आप ठहराया। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और हिंसा के लिए सिर्फ दलित संगठन ही जिम्मेदार ये है। कौन कह रहा है? ये कहाँ कहा गया? तो बार बार कहा गया ना। हमने तो वो विजुअल भी दिखाई जिसमें पुलिस लट्ठे चला रही है, वो विजुअल भी दिखाई जिसमें दूसरे आपने खुद जिक्र किया कि करनी सेना से जुड़े लोगों ने मारपीट की। बजरंग दल, दूसरी चीज बजरंग दल से जुड़े हाँ, लोगों ने। राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते मेरे लिए ये दिलचस्प ये प्रदर्शन इसलिए है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में खासतौर पे जहाँ पे हिंसा की वारदातें ज्यादा हुई हैं, वहाँ पे दलित किसी यूनाइटेड फोर्स की तरह नहीं है। उसकी जैसे बसपा एक विकल्प है, या महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी किसी दौर में एक विकल्प रही होगी, तो राजस्थान या मध्य प्रदेश या कर्नाटक में जो दलित एक मुखर राजनीतिक इकाई के तौर पे नहीं आए। प्रतिनिधित्व जो है, एक सियासी प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं है। वो कांग्रेस में या बीजेपी में ही अपना सियासी प्रतिनिधित्व तो जो है देख रहे हैं। तो हुआ ये कि आइडेंटिटी के आधार पे सड़कों पे लोग जमा तो हुए, लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा के तौर पे शिक्षा दीक्षा जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो वो नीला झंडा ले लेने से कोई अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़ नहीं, अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। हाँ, तो वैसा होने पे तो वो एक भीड़ तंत्र सा जो है, और उसकी वजह से जो एक तरीके से आप ये कहिए कि बलवा जो खड़ा हुआ वो इसी वजह से हुआ क्योंकि भीड़ की मानसिकता जो है वो और राजनीतिक कार्यकर्ता की मानसिकता में एक फर्क होता है। जो आपने किसानों का आंदोलन देखा उसमें एक जो महाराष्ट्र का था, या हम जब सीकर का किसान आंदोलन कवर कर रहे थे, तो इसमें एक सर्टन राजनीतिक विचारधारा के लोग उस आंदोलन को लीड कर रहे थे और वो उतना शांतिपूर्ण हो पाया। अभी जहां पे मैं राजस्थान में देख रहा हूं तो लोगों को यही पता नहीं है कि बुनियादी तौर पर अम्बेडकरवाद है क्या, या अम्बेडकरी आंदोलन की क्या लेगेसी रही है। तो उस तरीके की जो राजनीतिक चेतना होनी चाहिए उसके अभाव में जो है वो भीड़ जो है एक सड़कों पे, और जो एक आइडेंटिटी से बंधी हुई है, एक नीले झंडे से बंधी हुई है, और वो कहीं पे राजनीतिक चेतना का अभाव। सबसे आखिरी में सबसे जरूरी बात, 2 बात। पहली बात तो ये कि ये निश्चित तौर पर राज्य सरकारों की विफलता है। इसलिए विफलता है क्योंकि जो सियासतदान हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, वो हर मुद्दे को भुनाएंगे, हर मौके का इस्तेमाल करेंगे। जब जो विपक्ष में होता है तब वो ऐसा करता है। राज्य सरकारों की क्यों विफलता है? क्योंकि बंद का पहले से कॉल था, इंटेलिजेंस के इनपुट आ रहे थे, इसके बावजूद चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे दूसरे राज्य, वहां पर प्रभावी ढंग से काबू नहीं पाया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार की बात करें, जिसको लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बार बार अच्छा बताया जा रहा था, और एक कासगंज के दंगे को छोड़ दें तो अभी तक के 1 साल के रिकॉर्ड को क्लीन बताया जा रहा था। मुजफ्फरनगर में भी हिंसा में एक मारा गया जी, मेरठ में हुई है, मेरठ में हुई है, वेस्टर्न यूपी की वो बेल्ट जहां पर जो आप कह रहे थे दलित, जहां पे दलित मजबूत भी है। पंजाब जो सबसे ज्यादा सतर्क था, क्योंकि पंजाब में दलित आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है। 32% के लगभग आबादी भी है। तो एक तो ये सरकारों की विफलता है। दूसरा, मौके का फायदा उठाइए, विपक्ष में है, लेकिन फायदा उठाने के नाम पर ऐसी नजीरें ना कायम कर दीजिए कि बाद में शीशे में खुद से नजर ना मिला पाए। फायदा उठाइए, विरोध प्रदर्शन करिए, सरकार की नीतियों की आलोचना करिए यदि आपको लगता है कि वो गलत हैं, लेकिन हिंसा का रास्ता अपनाकर अपने प्रदर्शन को, अपने नैतिक बल को कमजोर मत करिए। चाहे आप गांधी को मानने वाले हों, चाहे अंबेडकर को मानने वाले, चाहे दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले, चाहे पेरियार को मानने वाले, इनमें से किसी ने भी अपनी जिंदगी में कोई बस नहीं जलाई थी। इन्होंने विरोध प्रदर्शन किए थे, विचार व्यक्त किए थे, लोगों को संगठित किया, एकत्रित किया, लाठियां खाई, और उसके दम पर ये मजबूत बने हैं। आप मुझे बता दीजिए एक महान नेता जिसकी आप पूजा करते हो, जिसके बुत लगते हो कि साहब इसने 53 बसें जलाई, इसके आंदोलन में इतने लोग मारे गए, इसलिए ये महान है। जैसे आप समझिए कि जो सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म जिसको ये लोग बोलते हैं, उसका, या जिसको हम लोग जनरल टर्मिनोलॉजी में हिंदू धर्म बोलते हैं, उसका दलित आंदोलन के साथ जो विचारधारात्मक क्लेश था, तो उसका नतीजा क्या निकला कि अंबेडकर 6 लाख लोगों के साथ एक साथ बैठते हैं नागपुर जैसी जगह पे, और वहां बैठ के और एक साथ 6 लाख लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो ये एक प्रतिरोध का एक तरीका है। बसें जलाना एक प्रतिरोध का तरीका नहीं हो सकता है, वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा की बात। आप किताबें लिखिए, किताबें लिख के ललई सिंह ने उत्तर प्रदेश में रामायण की दूसरी टीकाएं लिखी, पेरियार का जिक्र किया।
यही मैं कह रहा हूं कि किसी भी धर्म के देवता की मूर्ति, आप अंबेडकर की मूर्ति तोड़ रहे हैं, आप किसी हिंदू देवी देवता की तस्वीर पर चप्पल मार रहे हैं, उससे कैसे मजबूती हो जाएगी? मतलब मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, आप मानते हैं, आपके ईश्वर का अपमान करने से मेरी नास्तिकता कैसे प्रखर हो जाएगी? मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो एक तो ये बड़ी दिक्कत है। दूसरी जो विफलता है जिसका विनय ने जिक्र किया कि राजनीतिक चेतना का अभाव है और उसके चक्कर में बेलगाम भीड़ सड़कों पर उतर आई है, जिसकी कोई दशा और दिशा नहीं है। सब या गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ गुंडई करके काउंटर गुंडई कि साहब हम तो दंगाइयों को जवाब दे रहे थे। दंगाइयों को जवाब देने का अधिकार और कर्तव्य आपका नहीं है, वो रैपिड एक्शन फोर्स का है, वो पुलिस का है, वो पीएसी का है, वो सीआरपीएफ का है, जरूरत पड़े तो फौज का है, वो आपका नहीं है। इसलिए इन सब से बचिए। हिंसा से आज तक आप कोई भी आंदोलन देख लीजिए इस देश में जो भी हुए, आखिरी में बातचीत की मेज पर ही आना पड़ा है। बातचीत के रास्ते से, कोर्ट के रास्ते से, कानून के रास्ते से ही रास्ता निकला है। लठ लेकर सब खड़े हो जाएंगे तो आखिरी में सिर्फ फटे हुए सर पाएंगे। सबके खून का रंग एक सा लाल होगा। क्या ठाकुर बामन, क्या यादव वर्मा, क्या दलित, क्या अल्पसंख्यक, जब लहू बहता है ना गरम गरम तो आपकी जात नहीं पूछता है। इसलिए अपने होश मत गवाइए, होश में लगातार बने रहिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। आप देख रहे हैं thelalantop.com। शुक्रिया।